वेलकम क्लास 12। आज हम लोग रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट्स चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे, अगला भाग देखेंगे। और किसी कारणवश मैं आज लाइव नहीं कर पाऊँगा। यही कारण है कि मैं लाइव करने के बजाय रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ। और आगे की कड़ी है, जहाँ तक हम लोगों ने पिछले लाइव क्लास में पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग पिछले क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन की बात की थी हमने। अलैंगिक जनन की बात की थी। अलैंगिक जनन की विधियों में हमने कुछ विधियां पढ़ी थी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिजन क्या होता है, यानी खंडन क्या होता है। और फिजन दो प्रकार का हमने पढ़ा था, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यानी द्विखंडन और बहुखंडन। इसके बाद हम लोगों ने बडिंग पढ़ा था। बडिंग अर्थात मुकुलन पढ़ा था, जो हाइड्रा में था। और फिर इसको हम लोगों ने ईस्ट में देखा था, खमीर में मुकुलन की प्रक्रिया। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा था फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। इसके बाद फिर आगे जो हमने देखा था वो देखा था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन अर्थात पुनरुद्भेदन, पुनरुद्ध भवन या पुनरुद्भेदन भी कहते हैं, पुनरुद्भेदन। ठीक है, तो पुनरुद्भेदन की प्रक्रिया हम लोगों ने देखी थी। और हमने यही बात की थी कि रीजेनरेशन या पुनरुद्भेदन जो है वो प्रजनन का विधि नहीं है, बल्कि यह खोए हुए अंग को प्राप्त करने की विधि है। परंतु कभी कभी रीजेनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होने के कारण किसी किसी जीव में प्रजनन हो जाता है, नए जीव का जन्म हो जाता है। तो ये इसके अलावा हमने दो और पढ़ा था, दो और होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अलैंगिक जनन की दो और विधियां, उसमें से एक है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन अर्थात बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन। तो आइए हम लोग बीजाणु जनन और कायिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जिसको हम कहते हैं बीजाणु जनन, यानी ये सीड तो नहीं है लेकिन सीड का काम करता है। बीजाणु है, यानी कि कह सकते हैं इसको स्पोर कहते हैं, ठीक है, या बीजाणु। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ a small perinating structure. A small perinating structure which can withstand adverse condition. Called spores. यानी यहाँ पर जो प्रजनन होता है एक छोटी सी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। पेरिनेटिंग मतलब जो क्या कहा जाता है, बुरे समय को काटने वाला स्ट्रक्चर। अर्थात अगर कहीं परिस्थितियां बहुत एडवर्स हो जाए, यानी कि परिस्थितियां विपरीत हो जाए, अगर भोजन की कमी हो, पानी की कमी हो, यानी कि एक ऐसी अवस्था आ जाए, एक ऐसी कंडीशन आ जाए, स्थिति आए जहाँ पे जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, एक सामान्य पौधा जी न पाए, एक सामान्य जीव जी न पाए, वैसी स्थिति में जीव क्या करता है, अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता है खुद, और जो कि पेरिनेट करता है, उस वातावरण को झेलता है। तो झेलने वाले खराब वातावरण को झेलने वाला जो संरचना है, जो बहुत छोटी होती है, उसी को स्पोर कहा जाता है। तो इसी स्पोर के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, क्या करेगा, फॉर्म्स स्पोर्स। यहाँ स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा उस ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक खराब कंडीशन को झेलने में। तो यानी कि एक जीव जो है क्या किया,
बीजाणु निर्माण करेगा, ठीक है। और ये बीजाणु क्या करेगा, तो बीजाणु जो है जीव को खराब परिस्थितियों से सुरक्षा करता है। बीजाणु क्या करता है, खराब परिस्थितियों से जीव को सुरक्षा करता है। लेकिन जैसे ही इसको अच्छे कंडीशन, स्पोर्स को जैसे ही अच्छा कंडीशन मिलेगा तो अगला स्टेप पे क्या होगा, स्पोर जर्मिनेशन हो जाएगा। स्पोर जर्मिनेशन कब होगा, अच्छा ये स्पोर का फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन में होता है, यानी खराब परिस्थिति जब आ जाएगी तो स्पोर बन जाएगा। और रिटर्न ऑफ गुड कंडीशन, रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन भी कह सकते हैं। अगर अच्छी अवस्था, अच्छी स्थिति बन जाएगी, जलवायु का कंडीशन ठीक ठाक हो जाएगा जीवन के जैसा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि स्पोर जो है, जो बना था स्पोर, जर्मिनेट करता है, अर्थात बीजाणु अंकुरन होगा, बीजाणु अंकुरन होगा। और इस अंकुरन के पश्चात क्या होगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण। लेकिन यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनिज्म यहाँ एक है, लेकिन स्पोर्स बहुत सारे बनते हैं। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म मेनी स्पोर्स, इसलिए एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीव क्या करता है, बहुत सारे स्पोर्स बनाता है, कब, वैसे कंडीशन में जब परिस्थितियां खराब हो जाए, और वह ये स्पोर्स दूर दूर तक उड़ के जाते हैं हवा में, किसके खोज में, अच्छे कंडीशन की खोज में, अच्छे वातावरण की खोज में। और जहाँ अच्छा कंडीशन वातावरण मिल जाता है वहाँ क्या करता है जीव, वहाँ जो स्पोर्स गए वो क्या करते हैं, अंकुर जाएंगे, अंकुरने के बाद नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सो हम कह सकते हैं स्पोरुलेशन इज द रिप्रोडक्शन बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। सो स्पोरुलेशन का मतलब है, यानी बीजाणु जनन का मतलब है रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, यानी बीजाणुओं की सहायता से जो रिप्रोडक्शन होगी उसे हम बीजाणु जनन कहेंगे। सो रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स जो है वही कहलाता है स्पोरुलेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है किसकी सहायता से हो, बीजाणु की सहायता से हो, तो इसे हम स्पोरुलेशन करेंगे। यह प्रक्रिया कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो स्पोरुलेशन की प्रक्रिया सामान्यतः फंजाई में पाई जाएगी, ठीक है। फंजाई के अलावा और कहाँ पाया जाए, फंजाई के अलावा ये जो है बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स लाइक थैलोफाइटा, यानी एल्गी वगैरह इसमें आ जाएगा। इसके बाद ब्रायोफाइटा, मॉसेज आ जाएंगे, एंड टेरिडोफाइट्स, यहाँ तक स्पोर्स का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म्स में तो फ्लावर बनने लगते हैं, कोन बनने लगता है, फ्लोरल कोन बनता है, मेल और फीमेल कोन बनता है, तो वहाँ स्पोर्स नहीं बनता। तो यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं फंजाई में और कुछ प्लांट्स के लोअर प्लांट्स में कर सकते हैं। यहाँ पर स्पोर के द्वारा जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है स्पोर्स बनने की, स्पोर्स बन सकते हैं, बड़े साइज के बनते हैं, छोटे साइज के बनते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोर दो तरह के स्पोर्स। इसके अलावा मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, अर्थात ये स्पोर्स गति कर सकते हैं, नहीं भी गति कर सकते हैं, किसी और की सहायता से गति करेंगे, यानी कि इसमें फ्लैजेला हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कई प्रकार के स्पोर्स होते हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फंजाई वगैरह में जब पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको स्पोरुलेशन की विधि समझ में आ गई होगी। स्पोरुलेशन मुख्य रूप से याद रखिएगा फंजाई में होता है और लोअर प्लांट्स में होते हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। प्लांट्स के 5 डिवीजन होते हैं, जिनसे 3 डिवीजन जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ पे स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेशन होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोरल कोन या फ्लावर्स बन जाते हैं, और तो उसके और गैमेट्स का वहाँ निर्माण होने लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन लोगों में होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो स्पोरुलेशन के बाद अगला
तो अगली प्रक्रिया का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक बना है शब्द काया से, काया में होता है शरीर। तो एक ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बॉडी का और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी प्रजनन संबंधी हिस्सा होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है, लेकिन उस लैंगिक जनन में भाग लेने वाले बॉडी के हिस्से के अलावा बाकी जितना भी हिस्सा है वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट या काया कहलाता है शरीर। ठीक है, तो कायिक जनन में क्या होता है कि पौधों के वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव यानी कि जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहा, ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए जीव का या किसी जीव के शरीर से कोई नया जीव उत्पन्न हो जाए, शरीर जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर नहीं, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इसके बाद लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, तो इन सब चीजों से अगर एक नया प्लांट बन जाए तो कहेंगे क्या है, अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है अलैंगिक जनन का। where new plants develop from, ये जनरली सामान्य तौर पे प्लांट्स में ही होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होता है, इसलिए प्लांट्स के द्वारा ही फैला सकता है। ठीक है, तो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स of the parent plant। जनक पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स, बॉडी के उस हिस्से से जो प्रजनन में भाग नहीं ले रहा है, उस हिस्से से नया जीव का जन्म। हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन का वह तरीका, अलैंगिक जनन का वह तरीका जिसमें जनक पौधों की तरह, जनक पौधे के शरीर से, जनक पौधों के शरीर से नए पौधों का निर्माण होता है, नए पौधे जन्म लेते हैं। कायिक शरीर से, ठीक है, कायिक शरीर, काया वाला शरीर यानी कि जो प्रजनन भाग में। तो यहाँ पर ये जो अलैंगिक प्रजनन है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो दो तरह के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह के होते हैं, यानी कायिक जनन दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा नेचुरल यानी प्राकृतिक, अपने आप जो प्रकृति में होता है, और दूसरा है आर्टिफिशियल, अर्थात जो मानव के इंटरफेरेंस द्वारा कराया जाता है। आर्टिफिशियल मतलब मानव जनित, इन रिप्रोडक्शन को मानव कराता है। ठीक है, मानव का इंटरफेरेंस से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है, और नेचुरल तरीके से तो होता ही है। नेचुरल तरीके से अर्थात क्या होगा, इट अकर्स नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अपने आप होता है। इट अकर्स नेचुरली, ठीक है, कोई और नहीं कराता, अपने से होता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो हो सकता है कि स्टेम से हो, ठीक है, स्टेम से जैसे हो जाएगा ग्रासेस, इसके अलावा पोटैटो हो गया, पोटैटो का जो ट्यूबर है वो स्टेम है, उससे हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है, पोटैटो के अलावा और क्या हो सकता है, ग्रासेस हो गया, पोटैटो, पोटैटो मैंने आलू, ग्रास मैंने हो गया घास, ठीक है, और स्टेम से जैसे राइजोम यानी कि जिंजर हो गया, अनियन भी स्टेम है, प्याज, गार्लिक भी स्टेम है, प्याज, इन सब के कली को कली को रोक देंगे तो जम जाएगा। ठीक है, पोटैटो का
काट करके कली को 4-5 भाग में 4-5 कली अलग अलग कर देते हैं, तो उनको मिट्टी के अंदर दबाने से प्रोटेक्ट होता है। तो ये सब स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि काई जनन नेचुरली ग्रासेज में होता है, घासों में होता है, आलू में होता है, जिंजर यानी अदरक में होता है, अनियन यानी प्याज में होता है, गार्लिक यानी लहसुन में, और भी बहुत सारे पौधे हैं। स्टेम के बाद दूसरा जो है रूट देख लेते हैं। रूट से मुख्य रूप से देखा जाए तो रूट से जो प्रोपगेशन होगा स्वीट पोटैटो में, जो शकरकंद है वो एक प्रकार से क्या है, रूट है। रेडिश है, रेडिश में मूली, ये भी रूट से ही प्रोपगेट कर जाता है। इसके अलावा रूट से प्रोपगेशन और भी बड़े बड़े पौधे रूट से ही निकल जाते हैं, नहीं तो वो भी प्रोपगेशन में आ जाएगा, नेचुरल रूप से होता है। तो और बहुत सारे पौधे हैं जो रूट्स की सहायता से नए पौधे, यानी कि उनके रूट्स नए पौधे में डेवलप होते हैं। इसके अलावा फिर है एक है लीफ, ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। लीफ यानी पत्ते से एक ही एग्जाम्पल इसका है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को हम पत्थर चट्टा कहते हैं। तो पत्थर चट्टा का एकमात्र पौधा है जो लीफ से प्रोपगेट करता है, क्योंकि नेचुरली रूट लीफ स्टेम से होगा। आर्टिफिशियल अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल में भी हम पौधों के पार्ट्स को ही लगाते हैं काट करके। तो ये 3-4 तरीके से करते हैं जो आर्टिफिशियल है। पहला तरीका इसमें हो जाएगा कटिंग, यानी कलम लगाना। कलम लगाते हैं ना हम लोग, गुलाब का कलम लगा देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग गुआभा का भी कलम लगा सकते हैं, मेहंदी का कलम लगाते हैं। आप जानते हो बेहतर ढंग से किस तरह से कलम लगाया जाता है, तो एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा जो है कटिंग के बाद लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या किया जाता है कि लेयरिंग मतलब होता है सतहीकरण। लेयरिंग है, इसको हिंदी में कहिए, करते क्या है वो समझ लीजिए। तो लेयरिंग में मान लिया जाए एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा मान लिया जाए है, तो इसका एक लचीला स्टेम को नीचे झुका करके मिट्टी में दबा देना, ठीक है, ये मिट्टी में दबा देना। तो इनमें क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, जड़ आ जाएगा, जड़ आने के बाद यहाँ से काट देंगे, ठीक है, तो एक नया पौधा बन जाएगा कि नहीं। तो लेयरिंग में 2 तरह का लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग मतलब क्या, मिट्टी में दबा दिए, कुछ हिस्सा बाहर होने दिए, कुछ हिस्सा अंदर गया, और इधर तो है ही ट्विग। तो ये तना क्या ब्रांचेज को, शाखाओं, किसी पौधा का ऐसी शाखा, ऐसी पेड़ की शाखाएं जो शाखाएं लचीली हो, तो लचीली हो तो नीचे झुकाया जा सकता है, झुका करके मिट्टी में इस तरीके से दबा दिए कि कुछ भाग बाहर रह गया, कुछ भाग इधर रह गया, और थोड़ा सा भाग बीच में मिट्टी में दब गया। तो मिट्टी में दबने से इसमें रूट्स आ जाएंगे, जड़ आ जाएंगे, तो जड़ आएगा तो फिर इधर से काट के हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा, उसको कहीं और ले जाकर लगा दिए, इसको हम लेयरिंग कहते हैं। इसी प्रकार मान लिया जाए कि कोई पौधा है लचीला है, ये झूठ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, पत्ता है, तो यहाँ पे हम एक प्लास्टिक से मिट्टी, ठीक है, इसमें कुछ पुआल का टुकड़ा, और इसमें हम नारियल का पानी वगैरह वगैरह, गोबर वगैरह डाल करके एक प्लास्टिक से बांध देंगे, पेस्ट बना करके, प्लास्टिक से पेस्ट बांध करके एक इसको थोड़ा सा छील भी लेंगे, हल्का सा। तो नेचुरल में आपको समझ गए कि स्टेम रूट ऑफ लीफ से होता है, डायरेक्ट अपने आप होता है, उसका एग्जांपल हो गया। आर्टिफिशियल में पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग। हम लेयरिंग पे बात कर रहे थे, तो लेयरिंग 2 प्रकार का होता है। सॉइल लेयरिंग, इसको कहते हैं सॉइल लेयरिंग, यानी कि मिट्टी में लेयरिंग करना, मिट्टी से लेयरिंग करना, और दूसरा होता है इसको एयर लेयरिंग करते हैं, जो कि हवा में ही लेयरिंग करना। गुआभा वगैरह जैसे अमरूद का पौधा है, तो उसका तना जो है लचीला नहीं होता, थोड़ा सा झुकाएंगे तो टूट जाएगा, तो उसको ऊपर ही लेयरिंग कर देते हैं। एक प्लास्टिक के क्या करेंगे, इसको हल्का सा छील लेंगे, ब्रांच को, अमरूद के जो शाखा है उसको हल्का सा छील लेंगे ऊपर से। छीलने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर मिट्टी, गोबर और थोड़ा सा पुआल का छोटे छोटे टुकड़ा और हल्का सा नारियल पानी में मिला करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के इसके चारों ओर से लगा देंगे और ऊपर से प्लास्टिक से बांध देंगे। 5, 6, 7 दिन 8 दिन छोड़ देंगे उसको, तो रूट्स निकल जाएंगे इसमें। तो रूट्स जब निकलेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, अलग हो जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से लेयरिंग जो है
दो तरह के होते हैं, एयर लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग। तो लेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग को हम गुट्टी भी कहते हैं, GWT गुट्टी, और दूसरा है सॉइल लेयरिंग, एयर लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग। एयर लेयरिंग का एग्जांपल आप गुआवा ले सकते हैं, और भी होंगे एक्सेट्रा। और सॉइल लेयरिंग में आप जैस्मीन के पौधा में करते हैं, चमेली का जैस्मीन प्लांट में हम कर सकते हैं सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग है, एयर लेयरिंग। आई थिंक आप समझ रहे हैं हमारी बात को। तीसरा जो तरीका है ग्राफ्टिंग है, और चौथा तरीका टिश्यू कल्चर। तो आइए हम लोग ग्राफ्टिंग देखते हैं। तो हमने बात कर रहे थे कि जो आर्टिफिशियल मानव जनित प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसके दो और विधियां हैं, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। तो आइए उन पर बात करते हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने पढ़ा कि ये दो प्रकार का है। नेचुरल में जो प्रक्रियाएं थी हमने बात कर ली, और दूसरा था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी मानव जनित में हमने पढ़ा कि पहला है कटिंग, कलम लगाना, दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग हम दो प्रकार के बता चुके। लेयरिंग में होता है एयर लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग। एयर लेयरिंग इसको हम कहते हैं गुट्टी, और दूसरा है सॉइल लेयरिंग। इसके बाद दो और तरीके थे आर्टिफिशियल, ठीक है। एक तरीका, तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग, और चौथा तरीका है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का एक और नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, टिश्यू कल्चर यानी उत्तक प्रवर्धन, इसको ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टिंग कहेंगे, और टिश्यू कल्चर को हम उत्तक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ग्राफ्टिंग की बात करें। तो ग्राफ्टिंग वास्तव में देखा जाए तो एक हॉर्टिकल्चरल टेक्निक है। हॉर्टिकल्चरल टेक्निक, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और सब्जियों की खेती। तो जहां फल और सब्जियों की खेती होती है, बागवानी होती है, वहां पे कभी कभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका रूट कमजोर होता है, जड़ कमजोर, जड़ का जो सिस्टम है कमजोर होता है, इस कारण प्रायः सूख जाता है। तो ऐसे पौधों को जिंदा रखने के लिए हम उनके जड़ को मजबूत बनाने का काम। तो मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पौधा लेंगे जिसका जड़ मजबूत हो, रूट सिस्टम मजबूत हो। ठीक है, तो और क्या करेंगे, मान लिया जाए एक पौधा हम ले लिए, ठीक है, इसका जड़ बहुत मजबूत है, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। तो इसके रूट सिस्टम को हम ले लेंगे और ऊपर वाले भाग को हम काट देंगे, ठीक है, और इसमें हम एक नोच बना लेंगे काट करके, ताकि इसमें दूसरे के पौधे का कुछ पार्ट फिट हो सके। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक। अ स्टॉक लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। किसी भी प्लांट का लोअर हिस्सा, रूट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम वाला
जो प्लांट का लोअर हिस्सा है उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब क्या है, लोअर पार्ट ऑफ प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, ताकि ये रूट पाताल से मैंने काफी अंदर से भी पानी को खींच ले, ठीक है। ये पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से ऊपर पौधों को दे। और दूसरा पौधा जो सूख जा रहा था, जिसका जड़ कमजोर था, उसके ऊपरी हिस्सा को ले लेंगे, ऊपरी हिस्सा ले ली, इसको कहते हैं सीएन। तो सीएन का मतलब है अपर पार्ट ऑफ प्लांट। whose root system was weak, यानी वैसा पौधा जिसका जड़ कमजोर था उसका ऊपरी हिस्सा ले लिया। तो ये वाला हिस्सा सीएन और स्टॉक, ये इसमें भी हमने क्या किया, ऐसा नोच बना लिया, इसलिए बनाया ताकि ये इसमें फिट आ जाए। अब क्या करेंगे कि इस सीएन को स्टॉक पे हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे। नाउ सीएन इज ग्राफ्टेड, ग्राफ्ट का मतलब होता है रखना, प्लेस करना, ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, ठीक है। एंड दियर जंक्शन, और उनको जो जहां जोड़ है, एंड दियर जंक्शन, जो इनका जोड़ है, इज टाइड, टाइटली, और जहां जोड़ है इनका उनको हम मजबूती से बांध देते हैं, ठीक है। और इसको हम कुछ दिनों तक लेफ्ट फॉर फ्यू डेज, 10 से 15 दिन छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये ज्वाइन कर जाएगा, इस तरह से ज्वाइन करेगा कि लगेगा कि एक ही पौधा है। और अब क्या होगा कि एक पौधा हो जाएगा, तो ऊपर जो सीएन होगा उसी का फ्रूटिंग होगा। स्टॉक्स का काम केवल है स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम देना, इसके फल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन ऊपर का जो पार्ट आपने ग्राफ्ट किया उसी का फल लगेगा। जैसे अगर ऊपर में आप आम का पौधा, आम का पार्ट डालें तो आम फरेगा, लीची डालें तो लीची फरेगा। और ऐसा ही नहीं है कि स्टॉक पे हम एक ही नोच नहीं बना सकते, नोच इधर भी बनाए, कई 3-4-5 नोच बनाकर 3-4-5 सीएन हम डाल सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही पौधे पे 4-5 प्रकार के फल हम ले सकते हैं, अलग अलग, जैसे लीची, आम, केला, इस तरह से कई अलग अलग पौधे भी लगा सकते हैं ग्राफ्ट करके, मल्टीपल फ्रूटिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन याद रखना कि ग्राफ्टिंग हमेशा उन्हीं 2 प्लांट्स का होगा जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम हो, अर्थात जिनमें जाइलम फ्लोएम हो, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग के लिए लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि बोथ स्टॉक एंड सीएन मस्ट हैव वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित, अच्छे से विकसित जाइलम एंड फ्लोएम, तभी ये टेक्निक काम करेगा। यानी इस टेक्निक का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे ग्राफ्टिंग का जब स्टॉक और सीएन दोनों का क्या हो, दोनों में स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, दोनों में क्या हो, वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम, तभी तो पानी का, ये दोनों ग्राफ्ट करेंगे तो पानी का अच्छा से फ्लो होगा, भोजन का अच्छा से फ्लो होगा, तभी तो दोनों जिंदा रहेंगे। 15-20 दिन छोड़ने के बाद उस दौरान भी तो पानी चाहिए, ऊपर वाला को पानी चाहिए, नीचे वाला को भोजन चाहिए, तो ये दोनों का ट्रांसफर जो है रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो सूख जाएगा, ठीक है। ताकि बरसात में सूखने की संभावना कम से कम होती है। और ये जो है तभी कारगर होगा जब दोनों स्टॉक और सीएन दोनों का जो जाइलम फ्लोएम है वेल डेवलप्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वीक रूट सिस्टम है, जिसका कमजोर जड़ है, उसके ऊपरी, उस पौधे के ऊपरी हिस्से को सीएन बना लेते हैं, काट के बना लेते हैं सीएन, और नीचे वाला जो जिसका जड़ मजबूत है उस पौधे को ऊपरी हिस्सा काट देते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक। और इस सीएन को स्टॉक पे क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ्ट कर देते हैं, रख करके उसको ज्वाइन करके बांध देते हैं मजबूती से, टाइटली। जब से जो जोड़ बना उसको ज्वाइन कर देंगे और 10 से 15 दिन छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक पौधे जैसा व्यवहार करेगा। और अब जो पौधा बार बार कमजोर जड़ के कारण सूख जा रहा था वो अब नहीं सूखेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम वैसे सूखने वाले पौधों को बचाने का काम करते हैं। और इसमें एक खास बात और है कि इस तरीके से जो हम पौधे तैयार करते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और साल भर के अंदर ही फल देना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, ग्राफ्टिंग के बेनिफिट्स,
बेनिफिट्स मैंने फायदे। तो पहला फायदा है कि सच प्लांट्स, ऐसे पौधे ग्रो फास्ट, तेजी से ग्रो करते हैं, ग्रो फास्ट, एंड फ्लावर विद इन अ ईयर, फ्लावर विद इन अ ईयर, साल भर के अंदर फ्लावर कर जाएगा तो फ्रूट भी लग जाएगा। ठीक है। और दूसरा खास बात है, इट इज यूज टू सेव प्लांट्स हैविंग वीक रूट सिस्टम, हैविंग वीक रूट सिस्टम। ये उन पौधों को बचाने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिनके पौधों में रूट कमजोर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये दो फायदे हैं ग्राफ्टिंग के। तो ग्राफ्टिंग में हमें दो फायदा, पहला फायदा होगा कि जिस पौधे का रूट कमजोर है उसे मजबूत रूट में बदल दिया जाता है, और दूसरा, या ऐसे जो पौधे तैयार होते हैं वो साल भर के अंदर फ्लावर और फ्रूटिंग करने लगते हैं, अर्थात फल के लिए हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। ये फायदे हैं ग्राफ्टिंग के। तो आइए आगे हम लोग टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। तो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। आइए बात करते हैं टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम पौधे के ग्रोइंग टिप से, चाहे वो रूट का टिप हो या शूट का टिप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि some tissue is removed, निकाला जाता है, removed from growing tip of the plant। ठीक है। और ये टिश्यू क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक नेचर, सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सम मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब ऐसे टिश्यू जिनका कोशिका डिवाइड कर सकता है। तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिप या प्लांट के जो वृद्धि कर रहे हैं, जो फुनगी है, उससे निकाल रहे हैं। और अगर हम इसे रूट टिप से निकाल रहे हैं तो इस टिश्यू को हम रैम कहते हैं। रैम का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अर्थात जड़ का शीर्षस्थ मेरिस्टेम। ठीक है। और दूसरा है, अगर हम इसको शूट के टिप से निकालते हैं, यानी कि तना या ब्रांचेज के टिप से निकालते हैं, तो इसको हम कहेंगे सैम। सैम, सैम का क्या मतलब हो गया? शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इन दोनों में से किसी को निकाल सकते हैं। आप याद रखें कि जो ग्रोइंग पार्ट के टिश्यू हैं वो नए नए बने हैं, न्यूली फॉर्म्ड हैं। ठीक है। और जब न्यूली फॉर्म्ड होते हैं तो ये डिजीज फ्री होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड, सो दे आर डिजीज फ्री, डिजीज फ्री है। ठीक है। यानी कि इनमें कोई बीमारियां नहीं होती और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का, इस ऊतकों का विभेदन नहीं हुआ है, विभेदन रहित। और जो कोशिका विभेदन रहित होती है उनकी क्षमता संपूर्ण प्लांट को बनाने की, सो दे कैन फॉर्म
होल प्लांट, चूंकि ये विभेदन रहित है इसलिए पूरे छोटा सा ऊतक पूरे पौधे का निर्माण कर सकता है। और ऐसी कोशिका जो संपूर्ण जीव का निर्माण करे उन्हें ओमनीपोटेंट कोशिका कहते हैं। सो दीज आर द रूट और शूट के जो रैम और सैम हैं ये दोनों ओमनीपोटेंट या टोटीपोटेंट सेल है। इनमें ओमनीपोटेंट या टोटीपोटेंट सेल पाया जाता है। और ओमनीपोटेंट या टोटीपोटेंट सेल का मतलब है कि सेल्स दैट कैन फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, यानी वैसी कोशिकाएं जिनको अगर हम कल्चर करें, जिनको हम ग्रो कराएं तो यह पूरे जीव का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें ही ओमनीपोटेंट या टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें यानी कि रैम और सैम क्या है, ओमनीपोटेंट और टोटीपोटेंट कोशिकाएं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन कोशिकाओं के समूह को अर्थात छोटे ऊतक को हम बाहर निकालते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं। निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, दे आर ग्रोन इन लिक्विड कल्चर मीडियम। अब क्या करेंगे कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है यानी कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है रूट का या शूट का, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल ले, रिमूव मतलब बाहर निकालना। निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक लिक्विड मीडियम लेंगे, लिक्विड यानी द्रव। ठीक है, इसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को आवश्यक है, पोषक तत्व। प्लांट के आवश्यक पोषक तत्वों को पानी में घोल, जल में घोल करके एक मीडियम बनाएगा, माध्यम बनाएगा, इसी को कहा गया लिक्विड मीडियम। ठीक है, इसको कहते हैं लिक्विड कल्चर मीडियम, यानी द्रव कल्चर मीडियम, माध्यम, द्रव माध्यम है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हैं। इनमें हम क्या करेंगे कि यानी कि इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में घोल दिए और क्या किए कि इसमें जो ऊतक निकाले थे उस ऊतक को डाल दिए। क्या है, रैम या सैम है, निकाला हो। एपिकल मेरिस्टेम है या शूट मेरिस्टेम, किसी एक पार्ट होगा। अब क्या होगा, इसको हम कंडीशन वही देंगे जो प्लांट के अंदर है। नाउ द यानी कि कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, कंट्रोल्ड कंडीशन, और ऐसे वातावरण में ग्रो कराया जिसे नियंत्रित किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार वैसा ही कंडीशन दिया जाएगा जैसे प्लांट के अंदर इसको मिलता है। तो क्या होगा, ये ग्रो करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगी कोशिकाएं, और डिवाइड करके क्या होगा कि इनका साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये साइज में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, एक कैलस का निर्माण होगा। ठीक है, तो फाइनली वी गेट अ लार्ज undifferentiated mass of cells, undifferentiated mass of cells, जिसको हम कहेंगे called callus। जब हम इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, वृद्धि कराएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा गुच्छा बनेगा कोशिकाओं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब विभेदन नहीं, इसमें विभेदन नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे और सभी कोशिकाएं नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं मिली, क्योंकि कोशिकाओं का गुच्छा है। अब क्या करेंगे कि इन कोशिकाओं को हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और कई छोटे छोटे गुच्छे, छोटे छोटे ग्रुप में उनको हम सॉलिड कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। अगला काम क्या करेंगे, तो जब कैलस प्राप्त हुआ उसको हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे कि कैलस को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नाउ कैलस इज डिवाइडेड, कैलस इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कैलस में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो बड़ा गुच्छा है, तो उसके छोटे छोटे गुच्छे बनाएंगे, छोटे छोटे समूह में बांट देंगे इसको। इसमें कुछ कोशिकाएं होंगी,
सिंगल कोशिका नहीं होगी, फिर भी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, लेकिन छोटा, एक बड़ा ग्रुप को हम छोटे छोटे भाग में तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे उनको हम ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे कल्चर मीडियम में, लेकिन वो सॉलिड, सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। नाउ एंड आर ट्रांसफर्ड, और ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने हैं उनको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, ट्रांसफर टू सेमी सॉलिड। सॉलिड अब नहीं रहेगा, हल्का सा पेस्ट जैसा रहेगा, तो सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। अर्धठोस, यानी कि इस तरह का कल्चर मीडियम होगा जो पेस्ट जैसा होगा। अब पेस्ट जैसे कल्चर मीडियम में हम क्या करेंगे, मान लिया जाए कल्चर मीडियम हो गया है, ठीक है, एक कल्चर मीडियम हो गया पेस्ट जैसा, सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। क्या है, सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम बन गया। और हमने क्या किया था कि कैलस को छोटे छोटे समूह में तोड़ा था, तो छोटे छोटे समूह को हम ग्राफ्ट कर देंगे अलग अलग। कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह को हमने क्या किया, ग्राफ्ट कर दिया, यानी कि इस पे डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से हमने सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम पे अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कैलस, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि किनके डिवाइड करने से बना है, कैलस के डिवाइड कर, उसको हम क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए सेमी सॉलिड कल्चर में। अब इसको हम 10 से 15 दिन तक छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इनसे छोटे छोटे प्लांटलेट निकल आएंगे, यानी हर एक से छोटा छोटा पौधा निकल जाएगा और नीचे जड़ निकल जाएगा, ठीक है, इससे वैसी होगा, ठीक है। तो हर एक प्लांट जो समूह ग्रुप होंगे वो प्लांटलेट्स में रहेंगे, ठीक है। 5 आफ्टर 10 to 15 days ईच ग्रुप, प्रत्येक जो समूह है, फॉर्म्स अ प्लांटलेट, प्रत्येक ग्रुप से प्लांटलेट बन जाएंगे, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे। अब इन पौधों को धीरे धीरे एक्चुअल फील्ड में ले जाना है, ठीक है। नाउ दीज प्लांटलेट्स आर ग्रेजुअली, धीरे धीरे ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित किए जाते हैं, ट्रांसफर्ड टू एक्चुअल फील्ड, वास्तविक। अब जमीन पे गमला वगैरह में रोक करके धीरे धीरे कंडीशन, क्या गमला वगैरह में लगा लेंगे, इसको सारे प्लांटलेट्स को गमले में लगाएंगे, छोटे छोटे प्लास्टिक का ऑथी में करके लगाया जाता है, और इनको क्या कहते हैं, शुरुआत में जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट को हार्ड किया जाता है ताकि वो एडजस्ट कर जाए, और एडजस्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, एक छोटे से ऊतक के समूह से लाखों प्लांट्स एक साथ बन सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, यानी प्लांट्स के एक छोटे से टिश्यू से आप लाखों प्लांट एक साथ बना सकते हैं। तो यह फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का पहला। और दूसरा, इससे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं, यानी कि चूंकि इस ऊतक में डिजीज नहीं है तो इसमें डिजीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 फायदे हैं इसके। तो अगर बात करें टिश्यू कल्चर के फायदे, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर का, तो पहला बेनिफिट क्या है, फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, फॉर्म्स डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट। और एक साथ चूंकि बहुत सारे प्लांट्स उत्पन्न किए जा सकते हैं तो किसी प्रजाति को बचाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा है यूज टू कंजर्व, संरक्षित करने के लिए, अ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ प्लांट, पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स।
किसी भी पौधा का एक खास प्रजाति अगर लुप्त हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसके छोटे से उत्तक से बहुत सारे पौधे उस प्रजाति के बना करके हम अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं और उनको लुप्त होने से बचा सकते हैं। तो ये 3 फायदे हैं टिश्यू कल्चर के। तो आई थिंक कि आपको हमारी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। लगेगा कि आपको समस्याएं हैं ज़्यादा तो मैं पुनः इसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा, या फिर इसमें जो डाउट रह जाएगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी फॉर क्लियर विजन में लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचे। धन्यवाद आज के लिए।